सर आपका है ना माइक कनेक्ट नहीं, माइक कनेक्ट करें। आपका माइक कनेक्ट नहीं है। हाँ सर, अभी भी आपका ना माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। माइक को देखिए, आपका माइक तो नहीं कोई इशू कर रहा। अब आ गया सर, आप माइक ऑन करके बोलें सर। जी सर, आवाज़ आ रही है। सर आपकी आवाज़ अभी क्लियर है, ठीक है। आवाज़ ठीक है आपकी। जी सर। सर आवाज़ आपकी आ रही है अब? 68 9718 681। वो चादरों नहीं पूछना जरा।
आपके साथ शेयर किया है ये शो हो रहा है आपके साथ? अच्छा, इसमें है कि नुकसान अभी तो मैंने कर दिए, अभी तो आवाज आ रही है अभी देखो। अब बात आपका क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट होते हैं, ठीक है, हम उनको वहां पर ट्रीट करते हैं। अच्छा देखें, जो हमारे पास ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, हम ये चीजें पढ़नी थी, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं डिबेंचर्स को, तो उस टाइम हम कौन सी यूज करते हैं, यानी कि एंट्रीज क्या करते हैं उस टाइम, हम उस टाइम फिर उसको फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ना हमारे पास ये है कि जब हम एंट्रीज करते हैं यहाँ पर डिबेंचर शेयर को इशू करने की, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि जब शेयर इशू होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, तो शेयर जो होते हैं ये तो आप इशू करते हैं फर्स्ट टाइम और एक सब्सिक्वेंट इशू होते हैं। फर्स्ट टाइम इशू इशू करते हैं और दूसरे नंबर पर सब्सिक्वेंट इशू होते हैं। दो तरह के इशूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इशू जो होता है ना, फर्स्ट टाइम इशू होता है कि आप पहली दफा पब्लिक ऑफर करते हैं, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब जो इसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर उसमें आप क्या करते हैं, आप जब शेयर इशू करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जब शेयर इशू करती है तो तो कैश अकाउंट डेबिट कर देती है या बैंक अकाउंट डेबिट कर देती है। और क्रेडिट में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो शेयर प्रीमियम हो सकता है, शेयर आपने जो आपने शेयर इशू किए हैं वो पार वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू किए हैं। और दूसरे नंबर पर क्रेडिट होता है आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट होता है ये अच्छा पार वैल्यू से होगा, ठीक है, ये किससे होगा, पार वैल्यू से। और बाकी जो उससे ज्यादा जितना भी आप कंसीडर करेंगे सेल करेंगे वो आपका प्रीमियम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने शेयर इशू किए तो जो शेयर आपने इशू किए उनकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपकी जो शेयर थे उनकी जो पार वैल्यू थी, जो फेस वैल्यू थी वो लिखी थी $10 पर, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने शेयर जो इशू किए ना, जो प्राइस है वो इशू प्राइस आपकी आती है फॉर एग्जाम्पल $12 पर शेयर। तो इसका मतलब है कि जो आपने डिफरेंस इसका क्रिएट किया इन दोनों के दरमियान में $2 का,
ये $2 का जो डिफरेंस है दैट यू आर रिसीविंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर दैट इज कंसीडर्ड एज शेयर प्रीमियम। ये आपके पास क्या है, ये शेयर प्रीमियम है। तो शेयर प्रीमियम जो होता है ये इसका पार्ट होता है, ये होल्डर से पैसा लिया होता है, ठीक है। तो इक्विटी का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ना, हम इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखेंगे, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब आपने नंबर ऑफ शेयर इशूड जो है, नंबर ऑफ शेयर इशूड हम अज्यूम करते हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? मैंने दोबारा ज्वाइन किया है इसको ना। क्वेश्चन को देखें, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, आ रही। अच्छा, वो बस बच्चे कह रहे हैं कुछ नहीं आ रही, तो मैं इस वजह से मैंने फिर पूछा, मैंने कहा बता पूछ लूं। अब पहले सही नहीं आ रही थी, अभी ये सही आ गई। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा देखें, आई वाज टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ द शेयर्स। अब आप जब हम इशू करते हैं शेयर्स तो हम उसके लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं, किस तरह क्या प्रोसेस होता है इशू ऑफ शेयर्स। तो जो इशू ऑफ शेयर्स है उसमें हमारे पास क्या क्या था कि हमने इनिशियल इशू करना और सब्सिक्वेंट इशू करना है। इनिशियल शेयर इशू एंड सब्सिक्वेंट शेयर्स इशू, ठीक है। सब्सिक्वेंट इशू एंड इनिशियल इशू। जब आप फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करते हैं उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं उसे, और उसको आप तब शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक को। अब जब आप इनिशियल इशू करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री जो होती है आपके पास कि आपने पब्लिक से अमाउंट रिसीव करते हैं इन द शेप ऑफ कैश और बैंक। नॉर्मली बैंक में ही रिसीव होती है कि जो भी कंपनी शेयर्स इशू करेगी उसकी अमाउंट जो होगी वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है डायरेक्टली कंपनी के। तो बैंक बैलेंस जो होता है ये कंपनी का एसेट होता है। तो जब कंपनी का एसेट इंक्रीज होता है हमसे हमारे पास आ जाता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो ऑनर का शेयर, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो लोग कंपनी को पैसा देंगे वो ऑनर्स हैं, तो जब भी ऑनर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जब वो शेयर्स इशू करते हैं तो वो जो नॉर्मल उसकी पार वैल्यू होती है उससे अबव पे इशू कर देते हैं। तो जब उसको अबव पे इशू करेंगे, मोर देन पार वैल्यू करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब शेयर प्रीमियम, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिखी थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो पार वैल्यू है शेयर की, जो नॉमिनल वैल्यू भी कहलाती है, ये शेयर के ऊपर लिखी होती है वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू है वो $10 पर शेयर की है, ठीक है, $10 पर शेयर। और उसके बाद जो आपके पास सेकंड है कि आपने इशू किस प्राइस पे किया। इशू प्राइस जो है वो आपके पास कितनी है, इशू प्राइस है $12 पर शेयर, ठीक है।
तो जो इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है $2 का, जो $2 एक्स्ट्रा है दैट इज शेयर प्रीमियम। क्या है, जो आप अमाउंट ज्यादा लेते हैं पार वैल्यू से ज्यादा शेयर होल्डर से जब आप शेयर इशू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। तो जो आपके पास शेयर कैपिटल होता है वो आप हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं, हमेशा इसको आप क्या करते हैं, पार वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो उससे ऊपर अबव अमाउंट होती है उसे शेयर प्रीमियम कहा जाता है, वो हमारे पास सेपरेट शो होती है, लेकिन वो पार्ट दोनों ही इक्विटी का होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्दर रिज्यूम करता हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000। आपने 1000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर की प्राइस है आपके पास जो आपने इशू किया वो $12 पे है। तो इसका मतलब है कि जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपने जब अमाउंट रिसीव किया वो कितनी आई है, 1000 शेयर्स आपने इशू किए हैं, और एक शेयर की प्राइस आपके पास आई है $12। ठीक है, तो ये आपके पास कितने आपके पास आ जाएंगे अमाउंट, 12,000 $12,000 कंपनी ने रिसीव किए, कंपनी का एसेट इंक्रीज हो गया $12,000 से। जो हमारे पास शेयर कैपिटल होता है ये हमेशा पार वैल्यू से होता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $10, पार वैल्यू कितनी है, $10 है। तो इसका मतलब है $10,000 जो है वो शेयर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो शेयर प्रीमियम जो होता है वो भी, क्योंकि इक्विटी का पार्ट होता है, कैपिटल का पार्ट है, इक्विटी का पार्ट होता है, तो जब भी इक्विटी इंक्रीज होती है तो उसके लिए जो बेसिक रूल है वो होता है, वो क्रेडिट होता है। इशू हुए हैं और पर शेयर आपने कितने डॉलर्स एक्स्ट्रा लिए, $2 एक्स्ट्रा लिए, तो ये आपके पास ना $2,000 आगे शेयर प्रीमियम। अब देखें डेबिट साइड 12,000 है और क्रेडिट साइड भी 12,000 है, ये आपके अकाउंटिंग रूल्स हैं जो बेसिक उनके अकॉर्डिंगली है। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट इशू भी करते हैं शेयर्स, इसके बाद भी आपने शेयर्स इशू करने हैं। अच्छा, उसमें आप क्या करते हैं जब सब्सिक्वेंट इशू करते हैं, अब हमारे पास इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये इनिशियल इशू होते हैं शेयर्स, तो अब आपने इसकी ट्रीटमेंट ये सीख लेनी है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कहाँ पर जाएंगे। आप देखें जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है उसमें हम इसको ट्वीट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उसमें जो कॉलम हमारे पास शेयर कैपिटल का होगा और जो हमारे पास शेयर प्रीमियम होगा, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, इनके जो कॉलम्स होंगे इनके अंदर अब ट्रीटमेंट आएगी इसकी। अब देखें बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है वो तो आपने एज इट इज लिख देने हैं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे ब्रॉड डाउन वो एज इट इज लिख देने हैं। जब आपने न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो इनके लिए आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट न्यू शेयर्स इशूड। ठीक है, आपने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, $10,000 आपके कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल के कॉलम में, शेयर कैपिटल के कॉलम में आप $10,000 लिखेंगे, और शेयर प्रीमियम आपका इंक्रीज हो रहा है $2,000 से, तो $2,000 आप शेयर प्रीमियम के कॉलम में लिख लेंगे, दिस वुड बी द ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप इसकी स्नैपशॉट्स लेते जाएं साथ में, क्योंकि यहाँ पर ना इसको, अब आप इसकी स्नैपशॉट ले लें। ओके, अब देखें हमारे पास ना, फिर हम फर्दर चलते हैं आगे ना, तो हमारे पास यहाँ पर ना
सब्सिक्वेंट जो इशू होगा, सब्सिक्वेंट इशू को अब हम कैसे ट्रीट करेंगे उसको देखते हैं। सब्सिक्वेंट इशू में अब दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सब्सिक्वेंट इशू में ये भी हो सकता है कि आप नॉर्मली जैसे आप शेयर्स इशू करते हैं वैसे ही आप शेयर्स इशू कर दें, ठीक है। लेकिन उसमें फिर नॉर्मली ये होता है कि जब बाद में शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो अपने जो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब इशू किए जाते हैं ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर तो आप शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को डायरेक्टली, अपने एग्जिस्टिंग को नहीं दे रहे पब्लिक को, फिर तो वो पहले वाली ही एंट्री होती है। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्दर इशू करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, आप जो एग्जिस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के शेयर खरीदे और कंपनी जब दूसरी दफा बाद में शेयर्स इशू कर रही है तो वो आपको ही शेयर्स इशू कर रही है। तो कंपनी फिर दो तरह से शेयर्स इशू करती है। एक आपके पास इसमें होता है यहाँ पर ना राइट इशू, और एक होता है आपके पास बोनस इशू। आपके पास एक राइट इशू होता है, एक बोनस इशू होता है। जो आपके पास राइट इशू होता है ना, अब ये क्या होता है, और बोनस इशू होता है, ये भी आपके पास ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है, ठीक है। किनको आप करते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। और बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है, सेम है, कोई मतलब चेंज डिफरेंस नहीं है इनमें। इस केस में जो राइट इशू होता है, राइट इशू जो होता है ना, बेसिकली ये आपको होता है कैश, यानी कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं करंटली, ठीक है, आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं। कंपनी न्यू शेयर्स इशू करेगी तो न्यू शेयर्स में वो क्या कर रही है कि वो आपको ही शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। वो किसी पर्सन जो न्यू पर्सन का, ठीक है, लेकिन आपसे वो कैश ले रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके शेयर अगर है ना, फॉर एग्जाम्पल $20 का मार्केट में शेयर सेल हो रहा है, तो वो कहते हैं जी आप मार्केट से 20 का खरीदने के बजाय हमसे $15 में परचेज कर लें, तो वो आपको अस्सलाम वालेकुम, सॉरी दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्लास दोबारा ज्वाइन हो गई है। अब देखें, हमारे पास जो राइट इशू है वो हम पढ़ रहे थे कि राइट इशू क्या होगा, राइट इशू हम कैसे करते हैं। जो राइट इशू होता है उसमें ये होता है कि आप ना शेयर्स इशू करते हैं, लेकिन ना उतनी टोटल प्राइस पे जो मार्केट में है उस प्राइस पे शेयर्स इशू नहीं करते। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही आप इशू करते हैं, दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप शेयर करते हैं। इस केस में बोनस शेयर भी ऐसे ही है। लेकिन जो आपके राइट इशू होते हैं ना, नॉर्मली ये फॉर कैश होते हैं, और जो बोनस इशू होते हैं ये फ्री होते हैं। इसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है, कोई आपसे पैसे नहीं लेगी, वो आपको फ्री से आपको इशू कर देगी, ठीक है। जो आपके पास जो होते हैं ना राइट इशू, ये कैश के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं एट लोअर देन मार्केट प्राइस,
जो मार्केट प्राइस होती है ना शेयर की, उससे कम पे शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल $10 का एक शेयर था, तो मार्केट में अभी एग्जिस्टिंगली उसकी जो वैल्यू थी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स आपके सेल हो रहे हैं, तो वो $20 का शेयर हो रहा है, सेल हो रहा है। तो जो आपको ऑफर की जाती है वो कहते हैं कि $16 पे आप परचेज कर लें। अब आपको क्या एडवांटेज होता है कि अगर आप मार्केट से वही शेयर लें तो $20 का मिलेगा, लेकिन अगर आप कंपनी से ले लेते हैं तो आपको वो कितने $16 में मिलेगा, मीन्स $4 की आपकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसका कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को इसका फायदा क्या होगा कि कंपनी को एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो एक प्रोपोर्शन से इशू करेंगे। फॉर एग्जांपल वो प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेते हैं कि जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसे 1 न्यू शेयर दे दिया जाएगा, जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको 1 न्यू शेयर दे दिया जाएगा, या जिसके पास 5 शेयर्स हैं उसको 1 न्यू शेयर दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक फिक्स प्रोपोर्शन से शेयर्स इशू हो जाते हैं। ठीक है, एट लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड प्रोपोर्शन, कि आपने किस तरह शेयर्स इशू करना है। डिसाइडेड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल जिसके पास 20 शेयर्स हैं उसको 2 न्यू शेयर्स दे दें, इस तरह की प्रोपोर्शन डिसाइड हो जाए। इसका फायदा क्या होता है, फायदा कंपनी को क्या होगा, कंपनी को ये फायदा होगा कि जो शेयर्स इशू होते हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को चले जाते हैं, न्यू शेयर होल्डर्स कंपनी में आते ही नहीं है। ठीक है, प्लस जो वोटिंग राइट होता है वो वोटिंग राइट भी स्प्लिट नहीं होता, वोटिंग राइट भी क्या होता है, स्प्लिट नहीं होता। उसका क्या मतलब है कि वोटिंग राइट जो होते हैं वो उन्हीं लोगों के पास रहते हैं जिन लोगों के पास पहले थे। अब जिन लोगों ने, अगर सारे लोग जो हैं वो शेयर्स परचेज कर लेते हैं, जो न्यू राइट इशू आया है, तो जिसके पास फॉर एग्जांपल अगर 20 शेयर्स थे उसके पास और 1 शेयर और हो जाएगा, तो उसका वोटिंग राइट तो उतना ही रहेगा। जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होंगी वो उसमें वो डिस्टरबेंस नहीं होती। तो ये जो बोनस शेयर्स होते हैं इसमें फिर आप फ्री इशू करते हैं, तो फिर फ्री का मतलब ये है कि कैश ली नहीं है, तो फिर शेयर्स कैसे इशू करेंगे, आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, यूज करेंगे यूजिंग रिजर्व, तो फिर ये रिजर्व्स जो होते हैं ना उनमें से शेयर्स इशू हो जाते हैं। तो रिजर्व्स में से जब शेयर्स इशू हो जाते हैं तो रिजर्व्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं वो देखते हैं पहले, और आप उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, अब जो रिजर्व्स होते हैं ना, रिजर्व्स हमारे पास ना 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स, और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक हो जाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स जो होते हैं ना, ये कौन से रिजर्व्स होते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं। जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं ना, बेसिकली ये क्रिएट होते हैं, और यू कैन से जनरेटेड generated due to change in capital structure। जो आपका कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, जब वो चेंज हो जाता है तो उसमें से ये जनरेट होते हैं। अब इनमें कौन कौन से होते हैं जी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है कि कंपनी की फाइनेंस जो होती है वो किसने प्रोवाइड की हुई है, क्या डेट है या इक्विटी है। ठीक है, जब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना, कि फाइनेंस चेंज हो जाती है, तो उस टाइम होता है। अब देखें कैपिटल स्ट्रक्चर जब चेंज होता है ना, तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या चीज होती हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, ये तब क्रिएट होते हैं जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हैं। आपके एसेट की कम वैल्यू है, आपने उसको रीवैल्यू, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एसेट की वैल्यू जो है वो उसको आपने उसको रीवैल्यू कर लिया है, तो उसके बाद आपके पास जो
सेकंड चीज होती है ना, वो आपके पास होती है यहाँ पर, वो है शेयर प्रीमियम। आपने शेयर्स इशू किए, आपने क्या किया, एक्स्ट्रा प्राइस पे इशू कर दिए, ठीक है, जो पार वैल्यू थी उससे ज्यादा पे। इन दोनों की वजह से कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने के रीजन क्या होती है, देखें जब शेयर प्रीमियम आएगा, जब आप शेयर प्रीमियम आपके पास कंपनी के पास आता है तो शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, इसका मतलब है कि आपकी इक्विटी इंक्रीज हो गई है, तो इक्विटी सेक्शन चेंज हो गया। जब इक्विटी सेक्शन चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और फिर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होते हैं ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, इसको मैं दोबारा से यहाँ पढ़ा देता हूँ कि जब आप रिवैल्यूएशन करते हैं आपका एसेट जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपका एसेट जो है वो $50 से इंक्रीज हो गया है टोटल, ठीक है। अब ये जो $50 इंक्रीज हो जाता है तो ये आप कैसे निकालते हैं, इसके लिए कि आपकी न्यू वैल्यू जो एसेट की आपने डिसाइड की है वो एसेट की न्यू वैल्यू माइनस नेट बुक वैल्यू, आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या थी, वो डिफरेंस लेके हम रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट कर देते हैं। इसके अगेंस्ट जो होता है ना, डेबिट में आपके पास ना डेबिट होना चाहिए एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जो आपका नॉन करंट एसेट इंक्रीज होता है आप उसका नेम डेबिट कर देते हैं, नॉन करंट एसेट डेबिट कर देते हैं। देखें आपके पास अगर लैंड है तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, ठीक है, लैंड क्या होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो जब लैंड इंक्रीज होगी तो आप लैंड को डेबिट कर देंगे $50 से। लेकिन अगर आपके पास बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो रही होती है, तो बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसके साथ उसकी कोई पुरानी डेप्रिसिएशन भी होती है, उसको भी आपने एलिमिनेट करना होता है। तो फिर आप क्या कर देते हैं, यहाँ पर डेबिट में आपके पास ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो भी डेबिट हो जाती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उस एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फॉर एग्जांपल जो एसेट आपने रीवैल्यू किया, जब रीवैल्यू किया तो उस टाइम उसकी $30 की डेप्रिसिएशन उस टाइम तक हो चुकी थी, तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी आपने खत्म कर देना, उसको डेबिट कर देना है, डेबिट करना है, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होती है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आप उसे क्या करते हैं, उसको रीवैल्यू करते हैं, तो जैसे आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से एलिमिनेट करना होता है। सिमिलरली यू एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दिस केस टू, ठीक है। तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी उस एसेट की होगी जो रीवैल्यू कर रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो आपके पास एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें डेबिट में दो चीजें हैं, एक आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू, नॉन करंट एसेट उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, दूसरे नंबर पर आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितने से आपने उसको एलिमिनेट किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, वो डेबिट होगी। और क्रेडिट में आपके रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होंगे, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होंगे वो आपके पास कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी मैंने लिख दिया है कि आपके न्यू एसेट की वैल्यू न्यू वैल्यू क्या है एसेट की माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। तो जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं ना, ये जरा डिफरेंट चीज आ जाती है रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं ना ये जनरेट होते हैं, जनरेटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वहां से जनरेट हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, एक तो आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही होती हैं जो हमने पढ़ी थी कि जो प्रॉफिट बच जाते हैं, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। एक तो आपके पास ये आ जाते हैं। उसके बाद आपने जो जनरल रिजर्व्स क्रिएट किए होते हैं ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है।
जनरल रिजर्व्स, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं। जनरल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिटेन अर्निंग्स जो है, ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं, क्योंकि ये आपके करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं, उनमें से आपने प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, साइड पे रखे होते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट में से नहीं रखे होते, वो आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसकी वजह से जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कि आप स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी ना। इसमें से रिटेन अर्निंग्स हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रॉफिट्स एट द एंड रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद, जो भी आपके पास एट द एंड बच जाता है, उसे हम कहते हैं कि रिटेन अर्निंग्स है। और जनरल रिजर्व जो होते हैं, ये जनरल पर्पस रिजर्व होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। ये प्रॉफिट्स में से अमाउंट एक साइड पे रख लेते हैं डायरेक्टर्स, और एट द एंड अगर आपको किसी जरूरत पड़ जाती है फ्यूचर में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंशन करनी पड़ जाती है, कोई नई बिल्डिंग बनाना पड़ जाती है, कोई नई लैंड परचेज करना पड़ जाती है, या कोई बिल्डिंग में एक्सटेंशन करना पड़ जाती है, तो वो ये रिजर्व्स यूज कर किए जा सकते हैं। दीज आर जनरल पर्पस रिजर्व्स, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, कि हम जब ये रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करते हैं सारी चीजें, तो फिर हम इनको आगे ट्रीटमेंट कैसे होती हैं इनकी। अब देखें जो आपने बोनस शेयर्स इशू होते हैं, राइट शेयर्स जो होते हैं, वो तो आपके राइट शेयर्स जो होते हैं उनके लिए तो एंट्री वही होगी। राइट शेयर्स के लिए एंट्री आपने वही करनी है जो नॉर्मल होती है। जैसे देखें आपने क्या किया, आपने राइट शेयर इश्यू किए, तो देन डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू रिसीव मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एट पार वैल्यू, ठीक है, ये पार वैल्यू के हिसाब से होगा। और अगर शेयर राइट इशू हुआ है, वो ज्यादा वैल्यू पे इशू हो गया है, ठीक है, तो उसे शेयर प्रीमियम जो है उसमें क्रेडिट कर देंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये तो है राइट इशू की एंट्री। आप राइट इशू में देखें, आप फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, वो आपके हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है। राइट इशू जो है वो है आपका, उसकी प्रोपोर्शन दी हुई है, उसने कहा 1 शेयर फॉर 10 shares already held at the rate of $12 के हिसाब से आपने क्या कर देना है, उसको आपने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। पार वैल्यू जो है इज $10 पर शेयर, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, $10। सबसे पहले तो आपने ना राइट शेयर्स निकालने हैं कि आपने नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने इशू करने हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। जो नंबर ऑफ राइट शेयर्स है ना, जब आप वो इशू करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास ना जो राइट शेयर्स हैं, टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं कितने, 10,000 के, ठीक है, उस टाइम जो इस टाइम आपने शेयर्स इशू किए। और उसने प्रोपोर्शन क्या दिए, एक शेयर्स को आप, उसने कहा 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड, इट मींस यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 एंड डिवाइडेड दिस बाय 10, ठीक है। तो आपके जो न्यू शेयर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1000 राइट शेयर्स आ जाएंगे जो इशू होंगे। कितने शेयर्स हैं, 1000। अभी जो 1000 राइट शेयर्स हैं, इनकी जो पार वैल्यू है $10 है, और इशू हुए हैं वो कितने पे, $12 पे।
इसका मतलब है जब आप यहाँ पर ना शेयर कैपिटल में जाएंगे तो 1000 आप शेयर्स इशू कर रहे हैं और उनकी पार वैल्यू है $10, ये आपके पास आ जाता है 10,000। और जो प्रीमियम है 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ $2 पर शेयर, तो ये आपके 2000 ये हो जाएंगे। टोटल डेबिट में आपके पास ये कितना आ जाएगा, अमाउंट जो आपने रिसीव किया वो $12,000 आ जाएगी। और अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसमें जाके आपने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देने, शेयर कैपिटल में ऐड कर देने $10,000 और शेयर प्रीमियम के कॉलम में आपने $2,000 ऐड कर देना है। ये आपके हैं राइट इशू। ठीक है, इसकी भी स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, अब हम बोनस इशू की तरफ आते हैं कि बोनस इशू की क्या ट्रीटमेंट होगी, बोनस इशू का क्या करना है। ठीक है, बोनस इशू में जब आप जाते हैं तो बोनस इशू में हम यहाँ पर जाते हैं तो बोनस बोनस इशू में फ्री शेयर्स इशू होते हैं। तो जब आप फ्री शेयर्स इशू होते हैं तो अब आपने क्या करना है, ये इनको रिजर्व्स में से इशू करना है। ठीक है, तो आप मैंने रिजर्व्स जब यूज करने हैं तो आपने सीक्वेंस ऑफ रिजर्व्स क्या रखना है, सीक्वेंस ऑफ reserves to be used for bonus issue। बोनस इशू के लिए जो आपने शेयर रिजर्व्स यूज करने हैं उसका सीक्वेंस क्या होना है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपिटल रिजर्व्स यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं गिवन कि आपने कहाँ से रिजर्व्स इशू बोनस इशू करना है, कौन से रिजर्व्स यूज करने, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूटिलाइज कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, यानी कि आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व्स है और शेयर प्रीमियम है। उसके बाद सेकंड पे आप क्या करेंगे, आप रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स यूज करेंगे उसमें से, यानी कि रिटेन अर्निंग्स हो गई, जनरल रिजर्व्स हो गए, वहां से यूज करने हैं। लेकिन अगर बट इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन दैट विच रिजर्व शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर issuance ऑफ बोनस, देन यू विल यूज द अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। ठीक है, अगर सीक्वेंस नहीं गिवन, इन दैट केस आप ये यूज करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व पहले फिर रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर आपने यहाँ पर जो जनरल एंट्री होगी, वो जनरल एंट्री क्या होगी, जब आप बोनस इशू करते हैं तो आपके पास ना शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आपके पास डेबिट में रिजर्व्स अकाउंट आ जाएगा। जो रिजर्व्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू, कोई भी हो सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो आपने यूज करने। ठीक हो गया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने ये वाले रिजर्व्स यूज करने, यू विल यूटिलाइज दोस रिजर्व्स। इज दैट क्लियर। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ये आपका हो गया रिजर्व्स वाला, रिजर्व्स आपके आगे। ठीक है, अब हम ना इसमें ना क्वेश्चन करते हैं, इसके स्नैपशॉट ले लें। ठीक है, इसकी स्नैपशॉट ले लें तो जरा मैं फिर आगे फर्दर मूव करता हूँ। अच्छा, समटाइम्स ना वो ये भी कह देता है कि आपने डिबेंचर्स जो हैं वो भी आपके पास आ गए हैं जी, डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशूड। जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं पब्लिक को, ये आपके लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आप इसके अगेंस्ट क्या करते हैं, लोन लेते हैं। दीज आर लोन इंस्ट्रूमेंट्स।
या डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। आपने इसके अगेंस्ट लोन लेना होता है। तो जब आप लोन लेते हैं तो डेबिट आप क्या करते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इफ यू हैव रिसीव्ड अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, कंपनी ने बैंक अकाउंट में रिसीव किया तो बैंक बैलेंस डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक हो गया। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो शेयर कैपिटल यहाँ पर ना क्रेडिट होगा, ये सॉरी शेयर कैपिटल लिख दिया यहाँ लोन, सॉरी ये हमारे पास है लोन, इसको हम डिबेंचर्स लिखेंगे। क्रेडिट में क्या करेंगे, डिबेंचर्स, ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर्स जो होता है वो आपके पास लाइबिलिटी में चला जाएगा, और कैश जो आप रिसीव करेंगे वो तो डेफिनेटली कैश बुक में चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखें जो हमारे पास ना इसके बाद मैं आपको ना क्वेश्चन शेयर करता हूँ, वो ज़रा क्वेश्चन देखिएगा। तो उसमें देखें कि ज़रा आपको कुछ अच्छा, जो लोग ना थोड़ा सा वहाँ से आए हैं, ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी इस वजह से हो रही है। आज की ये जो चीज़ें हैं ये मैंने पहले पढ़ा दी हैं बच्चों को, तो वो मैं उनसे आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अभी जब नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह की कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, तो उसमें आप लोगों को यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी लाइक दिस। अब हम इस चैप्टर में ये है कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, वो चैप्टर के एंड पे बस इनको जर्नल एंट्रीज इन लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो बोनस इशू है ना, ये जो डिबेंचर्स वाला है, डिबेंचर्स जो है इसके लिए एक और चीज लिख लें यहाँ पर ना कि इट डजंट इफेक्ट statement of changes in equity because these are नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये जो डिबेंचर्स है नॉन करंट लाइबिलिटीज है, इस वजह से ये आपके जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है इसको इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे पास है ना ये जो बोनस इश्यूज हैं, बोनस इश्यू की ट्रीटमेंट जो होगी वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बोनस इश्यू की क्या ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इश्यू इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी बोनस इशू की, इसमें इसके अंदर। तो अब देखें जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाते थे उसमें हम हमारे पास में डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अब उसमें एक तो होता है शेयर कैपिटल का कॉलम, फिर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स वगैरह का कॉलम होते हैं, फिर हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, फिर हमारे पास जनरल रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही रिजर्व्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने बोनस इशू करना है तो बोनस इशू में क्या करेंगे,
आप शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट लिखेंगे। आपने कहाँ से अमाउंट निकालनी है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपके पास दो ही यहाँ पर ना वैल्यूज हैं, एक शेयर प्रीमियम है, आपने शेयर बोनस इशू किया है। वो सारी की सारी अमाउंट आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आपने बोनस इशू किया है $10,000 का, ठीक है, शेयर्स इशू किए हैं, तो आपके पास जो शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है वो है 7,000। तो 7,000 आप यहाँ से माइनस करेंगे और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रिमेनिंग आपके पास जो अमाउंट होगी ना 3,000, वो आप यहाँ से डिडक्ट करेंगे रिटेन अर्निंग्स में से, तो ये यहाँ पर डाल देंगे। तो आपके पास टोटल अमाउंट जो आएगी शेयर कैपिटल में वो दो जगह से आएगी, एक रिजर्व शेयर प्रीमियम में से ट्रांसफर हुआ है और दूसरे नंबर पर रिटेन अर्निंग्स में से ट्रांसफर हुआ है। तो ये आपके पास 10,000 की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और ये इसकी ट्रीटमेंट है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस शेयर भी कर देता हूँ आज, ताकि आप उसको ट्राई भी कर लें और उसको एक दफ़ा रीड कर लें। कल की क्लास में हम करेंगे, आज क्लास 1 घंटे की ही मैं करूँगा, क्योंकि अभी एक सेशन है ICMA का, उस उनके साथ मैंने ज्वाइन करना है। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम आगे करते हैं ये जो हमने जो आज डिस्कस किया है, ठीक है। बोनस इशू, राइट इशू वगैरह का सारे, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे इफेक्ट, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं वो मैं कल इंशाल्लाह डील करता हूँ इसके साथ में, ठीक है। तो अभी आपने जस्ट इसको रिवाइज कर लेना जो आज पढ़ाया है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लें जो आज पढ़ाया है, तो कल हम इसकी देखते हैं आप लोगों की क्वेरीज वगैरह। जो उन लोगों ने ज्वाइन किया है वहाँ पर वहाँ से मुस्कान, आपने कहा है कि राइट इशू जो है उसकी, राइट शेयर्स जो हैं उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? तो उसकी ट्रीटमेंट वही है नॉर्मल, कि आपके पास शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, बस उसमें ऐड कर देंगे, यही ट्रीटमेंट होगी उसकी। कल जो क्लास है ना, कल भी हमारे पास 2:30 पे हमारी क्लास है, 2:30 to 4 PM कल हमारी क्लास है। वो मैं क्लासेस नहीं ले सका, इसलिए वो मैंने स्केजुअल करवाई थी क्लास। तो कल भी क्लास होगी हमजा सईद, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बाद हम MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे साथ ही इसी चैप्टर्स की, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।